नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हरियाणा जेबीटी डीएलएड फर्स्ट ईयर का समकालीन भारतीय समाज का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय समाज तथा राजनीति पर औपनिवेशवाद के क्या क्या प्रभाव थे। उनका हम आज वर्णन करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन डीएलएड फर्स्ट ईयर में भी आएगा आपका, और केवीएस डीएसएसबी स्टेट और हर टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी में आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, भारतीय समाज तथा राजनीति पर औपनिवेशवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं सभी दोस्तों, भारतीय समाज और संस्कृति में नवीनता के दर्शन होते हैं। यूनान, मिस्र, रोम आदि प्राचीन संस्कृतियां समय के प्रभाव में बह गई हैं। आज यहाँ रहने वाले के जीवन में उस संस्कृति का कोई भी सूत्र नहीं रहा है, किंतु भारतीय संस्कृति, उसका समाज और उसकी संस्थाएं अब भी अक्षुण्ण हैं और उनकी परंपराएं भी जीवित हैं। भारतीय समाज व संस्कृति की यह निरंतरता लगभग 5000 वर्षों से चली आ रही है, किंतु उस निरंतरता का अभिप्राय जड़ता या गतिशीलता का अभाव नहीं है। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में अनेक झंझावात, उतार चढ़ाव, उत्थान पतन, परिवर्तन, रूपांतरण आते ही रहे हैं। परिवर्तन प्राकृतिक नियम है। अंततः भारतीय समाज भी उससे अछूता नहीं रहा है। इसलिए यहाँ वैदिक युगीन समाज और आधुनिक भारतीय समाज में जमीन और आकाश का अंतर दृष्टिगोचर होता है। भारतीय समाज पर औपनिवेशवाद का प्रभाव। पहला टॉपिक है इस पर, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति। भारत की संस्कृति ने विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है। आधुनिक भारतीय समाज में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, गीत संगीत, नृत्य, अभिवाद संबंधी ढंग, मकानों के डिज़ाइन, गृह सज्जा के ढंग आदि विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हुए हैं अथवा हो रहे हैं, वे सब बहुत कुछ पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के प्रभाव का ही परिणाम है। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने भारत का संबंध विश्व के अन्य समाजों से जोड़ दिया है। इसके कारण भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। भारतीय समाज के महानगरों में विद्यमान हिप्पी संस्कृति के स्वच्छंद की आकांक्षा, जीवन प्रतिमान आदि में गंभीर परिवर्तन आए हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से अब तक भारतीय समाज में पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके फलतः भी अनेक बदलाव आए हैं। डॉक्टर M.N. श्रीनिवास के अनुसार अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज आज के पिछले सभी कालों से भिन्न था, क्योंकि अंग्रेज अपने साथ नई प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, ज्ञान, विश्वास व मूल्य लेकर आए थे। नवीन प्रौद्योगिकी तथा उसके कारण संचार साधनों में होने वाली क्रांति की सहायता से अंग्रेजों ने देश का ऐसा एकीकरण किया जैसा कि पहले उनके इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया। ब्रिटिश काल की सुदृढ़ स्थापना के बाद भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया जो लहर आई, उसने भी भारतीय समाज में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों को जन्म दिया है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े स्तर पर उत्पादन कार्य शुरू हुआ है, जिसके कारण भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुई। दूसरी ओर औद्योगिकरण की ही प्रक्रिया के कारण देश के औद्योगिक केंद्रों और शहरों में औद्योगिक तनाव व विवाद, श्रमिक संघ, गंदी बस्तियां, बेरोजगारी, बीमारियां और लघु कुटीर उद्योग धंधों के विनाश आदि के कारण और परिणाम भी उत्पन्न हुए हैं। नगरों और उद्योग धंधों में उपलब्ध अवसरों के आकर्षण लोभन ने गाँववासी को अपनी ओर खींचा, जिससे संयुक्त परिवार और ग्रामीण घरेलू उद्योग टूटते गए। इसके ही कारण गांव का नगरों से घनिष्ठ संबंध हो जाने के कारण गांव के जीवन प्रतिमान भी तीव्र गति से परिवर्तित होते गए। बड़े महानगरों और औद्योगिक केंद्रों में पाई जाने वाली घनी आबादी के कारण भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के खान पान, रहन सहन, पेशा आदि से संबंधित नियमों, निषेधों, प्रतिबंधों में भी परिवर्तन हुए। परंपरागत भारतीय समाज के 3 प्रमुख आधार स्तंभों, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार और ग्राम पंचायत व्यवस्था में भी विभिन्न परिवर्तन लाने में इन दोनों ही प्रक्रियाओं की अहम भूमिका रही। तीसरा टॉपिक है दोस्तों, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने भारतीय समाज की जातीय संरचना में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के लिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को उत्तरदायी माना है। उनके विचार अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कई निम्न स्तरीय या कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च स्तरीय एवं प्रायद्विज जाति का अनुकरण करता हुआ अपने रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद वह जाति अपने परंपरागत जातीय स्थान से उच्च स्थान का दावा करने लगती है। साधारणतः बहुत दिनों और वास्तव में 1-2 पीढ़ियों तक दावा किए जाने के पश्चात उच्च स्थान की स्वीकृति मिलती है। संस्कृतिकरण के विषय में प्रो श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा निम्न जाति के लोगों की मात्र जातीय स्थिति, प्रथाओं एवं आदतों में ही नहीं बल्कि उनके मूल्यों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। आधुनिक भारत में संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया द्वारा निम्न जातियों में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप उनमें नवीन विचारों, मूल्यों और आदतों का समावेश हो रहा है तथा उनके मन मस्तिष्क से हीन भावना भी लुप्त होती जा रही है। कृषि पेशे का यांत्रिकीकरण, आधुनिकीकरण हमारा 4th टॉपिक है दोस्तों। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 80% जनसंख्या आज भी गाँव और कृषि से संबंधित है।
प्राचीन काल से भारतीयों का मुख्य पेशा और जो व्यवसाय रहा है कृषि रहा है। आज भी भारत को एशिया की सबसे बड़ी कृषि मंडी माना जाता है, किंतु यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों का आविष्कार होने, शहरों के निकट संपर्क में आने, कृषि संबंधी नवीन तकनीकों से शन्य शन्य मतलब धीरे धीरे परिचित होते जाने के कारण भारत के गाँवों में कृषि का पेशा निरंतर यांत्रिकीकरण और आधुनिकीकरण के रंग में रंगता जा रहा है। इसका एक परिणाम यह हुआ कि भारत धीरे धीरे कृषि क्रांति के चरण में पहुंचता गया। यह देश अनेक वर्षों तक खाद्यान्न के विषय में अन्य देशों पर निर्भर रहने के बाद हरित क्रांति के कारण आज आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि विदेशों को खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश बन गया है। भारतीय समाज के आर्थिक जीवन में यह अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय परिवर्तन है। यांत्रिकीकरण और आधुनिकीकरण के कारण भारत के किसानों की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है तथा देश की अर्थव्यवस्था भी अब अपनी मजबूती स्थिति में पहुंची है। देश के कृषकों के विचारों, मूल्यों, आदर्शों, रहन सहन, खान पान आदि में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। फिफ्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसमें सभी को एक बराबर लेकर चलने की बात कही गई है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में निरंतरता पग उठाए जा रहे हैं, मतलब कि कई कदम उठाए जा रहे हैं जो कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके भारत में। अंततः राज्य का कार्य क्षेत्र भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। इससे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र गति मिल रही है। आज केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि सामान्यतः हितों की वृद्धि हो, व्यापारियों से उपभोक्ता की, पूंजीपतियों के शोषण से मजदूरों और श्रमिकों की और बड़े उद्योगों से छोटे और लघु कुटीर उद्योग धंधों की रक्षा की जाए। स्वस्थ वैज्ञानिक साधनों को प्रयोग के भौतिक परिस्थितियों का सुधार किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए उनके समुचित प्रयोग एवं दोहन की व्यवस्था की जाए। सामान्यतः जनता के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। देश के सभी वर्गों, विशेष रूप से पिछड़े व दलित वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर कृषि उद्योग और व्यापार की उन्नति तथा आवश्यकता अनुसार उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। भारतीय संस्कृति के विकास हेतु वैज्ञानिक शोधों की सहायता ली जाए तथा राष्ट्रीय संग्रहालयों को स्थापित किया जाए। राष्ट्रीय उत्पादन में अधिकतम वृद्धि की जाए और राष्ट्रीय धन का समान वितरण किया जाए। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए हमें लगभग 57 वर्ष हो गए हैं, किंतु इस लंबी अवधि में उक्त विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियां बहुत ही कम है। फिर भी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इन प्रयत्नों के कारण भारत में निरंतर सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, जो कि आप आज आधुनिक समय में भी आप देख सकते हैं। हमारा 6 टॉपिक है दोस्तों सामाजिक विधान। आज़ादी मिलने के बाद भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने के संदर्भ में सरकार द्वारा पारित किए गए विभिन्न सामाजिक विधानों ने भी उल्लेखनीय सहयोग दिए हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करते हुए अंतर्जातीय विवाह के द्वार खोले हैं। हिंदू व्यवस्था अधिनियम 1955 एक विवाह को अनिवार्य करके कुछ विशेष स्थितियों में विवाह विच्छेद की स्वीकृति देता है। इसके पूर्व हिंदू समाज में कई तरह की कुरीतियों भारत में प्रचलित थी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के कारण विवाह की आयु में परिवर्तन हो गया है। अब लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के पारित होने से विधवा स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। अस्पृश्यता मतलब अपराध अधिनियम 1955 के पारित होने से अछूत हरिजन जातियों पर परंपरागत रूप से सहस्त्रों वर्षों से लादे गए खान पान, सामाजिक संपर्क, सहवास, पेशों के चुनाव और छुआछूत संबंधी प्रतिबंधों में विभिन्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पारित हो जाने के उपरांत अब न केवल पत्नी और माता बल्कि पुत्री को भी परिवार की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हो गया है। स्पष्ट है कि भारतीय समाज में परिवर्तन लाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण सामाजिक विधान भी रहे हैं। सेवंथ टॉपिक है दोस्तों हमारा राजनीतिक गठन। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में एक विशिष्ट भूमिका निभाई है। पहले भारतीय जनमानस में राजनीतिक चेतना और जागृति का बड़ा अभाव था। औसत लोग कोऊ निरप होए हमें का हानि, चेरी छोड़ ना होई रानी की भावना से ग्रसित थे। वे अपने अधिकारों, सामाजिक कर्तव्यों और समाज की विभिन्न समस्याओं के बारे में अधिक जागरूक भी नहीं थे। ब्रिटिश शासनकाल में उदित हुई राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने आदर्शों एवं उद्देश्यों के अनुरूप अपने अपने तरीकों से प्रचार द्वारा भारत की जनता में राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने में सफलता प्राप्त की। राजनीतिक दलों के कार्य और प्रचार आदि के फलस्वरूप भारतीय समाज में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव हो सके। चुनाव में अधिकाधिक रुचि लेना, गाँव वासियों में एक विशेष राजनीतिक दल को ही अच्छा मानने की प्रवृत्ति, युवा पीढ़ी द्वारा देश के नेतृत्व में निरंतर प्रवेश, महिलाओं का राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश, कार्य करना और नेतृत्व करना आदि परिवर्तन वास्तव में राजनीतिक दलों के ही क्रियाकलापों और विचारों का फल है। 8th टॉपिक है दोस्तों हमारा महिला तथा स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। मुस्लिम आक्रमणों के बाद महिलाओं की स्थिति निरंतर गिरती गई, जिससे वे अत्यंत रूढ़िवादी और पिछड़ी हो गई। सहस्त्रों वर्ष तक उनका जीवन घर की चारदीवारी के अंदर खाना बनाने, बच्चों को जन्म देने, उनका पालन पोषण करने में ही व्यतीत होता था।
किंतु महिला शिक्षा के प्रसार के कारण उनकी स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। महिलाओं को आंशिक अवसर प्राप्त हुए हैं, उससे उनमें एक नई जागृति आई है। वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जागरूक हो गई हैं। महिला शिक्षा के कारण उनकी रूढ़िवादिता कम हो गई है। आज वे घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, वे अब नौकरी और व्यवसाय कर रही हैं, पार्टी और क्लबों की सदस्य हैं, पिकनिक पर जाती हैं, महिला संगठन का निर्माण करती हैं, समाज की सेवा करती हैं, राजनीति में सक्रिय हिस्सा लेती हैं, विवाह के संबंध में स्वयं निर्णय लेती हैं और कोर्ट में जाकर प्रेम विवाह तक कर लेती हैं। स्पष्ट है कि ये सभी परिवर्तन एक बड़ी सीमा तक भारत में महिला शिक्षा के प्रसार और विस्तार के कारण ही संभव हुए हैं। 9th टॉपिक है दोस्तों हमारा नियोजन। सरकार द्वारा निर्मित नियोजन का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। संपूर्ण समाज की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, उन परिवर्तनों से औसत जनमानस का अधिकतम कल्याण हो और समाज प्रगति पथ की ओर बढ़े, यह नियोजन द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार नियोजन वास्तव में सुनिश्चित सामाजिक लक्ष्यों की दृष्टि से अधिकतम लाभ उठाने हेतु अपने साधनों को संगठित करने और उपयोग में लाने की विधि है। भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना इसी प्रकार के नियोजन का उदाहरण है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रमुखतः आर्थिक जीवन में तथा सामान्य रूप में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में नियोजित परिवर्तन लाने के प्रयास किए जाते हैं। भारत में कृषि उत्पादन, पिछड़ी जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण, श्रम कल्याण, बड़े बड़े उद्योग धंधे, यातायात और संचार, व्यापार तथा वाणिज्य, ग्रामोद्योग, आवास, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनकी रूपरेखा वास्तव में पंचवर्षीय योजना में ही निर्धारित की गई थी। भारत में सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा ग्रामीण जीवन में की परिवर्तन लाया गया है। परिवार नियोजन द्वारा देश में जन्म दर को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। परिवार नियोजन का प्रभाव आशा से अधिक लाभप्रद हो रहा है। इसे और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। 10th टॉपिक है दोस्तों हमारा जनसंख्या वृद्धि। भारतीय समाज में निरंतर तेजी से बढ़ती जाने वाली जनसंख्या के कारण भी अनेक परिवर्तन हुए हैं, अब भी होते जा रहे हैं। बल्कि सन 1901 में भारत की जनसंख्या 23.83 करोड़ पहुंच गई। 1991 में यह बढ़कर 84.63 करोड़ और 2011 में 121 करोड़ तक पहुंच गई। जनसंख्या के विस्फोट के कारण ही गत 50 वर्षों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़कर 5 गुनी हो जाने के बाद भी प्रति व्यक्ति आय मूल्य वृद्धि को देखते हुए मात्र 2 गुनी ही बढ़ी है। देश में बेरोजगारों की निरंतर वृद्धि का कारण भी जनसंख्या वृद्धि है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में 80 लाख बेरोजगार थे, जो नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के अंत में 1060 लाख हो गए। सन 1968 में प्रत्येक 5150 व्यक्तियों का एक डॉक्टर था, जबकि 1975 में प्रति 3000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर उपलब्ध हुआ। इस पर आज डॉक्टरों के सम्मुख लंबी लंबी कतारें दृष्टिगोचर होती। बहुत से व्यक्ति उचित चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं। अधिक जनसंख्या होने के कारण भारत में प्रति व्यक्ति दवाइयों पर मात्र 4 रुपये व्यय किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में 193 रुपये और जापान में 117 रुपये। भारत में लगभग 6 करोड़ व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लिख पढ़ सकते थे, जिनकी जनसंख्या 1991 में भारत में लगभग 6 करोड़ व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लिख पढ़ सकते थे, जिसकी जनसंख्या 1991 में लगभग 44 करोड़ तक हो गई। इस पर भी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा का प्रतिशत आज भी 30% से अधिक नहीं है। देश का वस्त्रोत्पादन बढ़ा है, फिर भी लोग नंगे हैं। औद्योगिक नगरों में सामान्य व्यक्ति के लिए गंदी बस्ती, झुग्गी झोपड़ियाँ, आहता चाल और फुटपाथ ही उपलब्ध है। जनसंख्या की भयावह वृद्धि के ही कारण भारत में गरीबी, बेकारी, भिक्षावृत्ति, गंभीर बीमारियां, भुखमरी आदि व्यापक है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन के लिए जनसंख्या में वृद्धि ही उत्तरदायी कारक है। 11 टॉपिक है दोस्तों हमारा मनोवैज्ञानिक कारक। भारतीय समाज में नवीनता के प्रति जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति उसमें रुचि लेता है। व्यक्ति जिस बात समझ लेता है उसमें उसकी रुचि नहीं होती, जिससे वह नई नई खोजें करता है, नए नए अनुभव प्राप्त करता है, अपने विचारों को रचनात्मक रूप देकर उनकी सार्थकता का अनुमान लगाता है। उसकी यह प्रयोग खोजें भी समाज में बदलाव लाती हैं। आज अधिकांश भारतीय घिसी पिटी रूढ़ियों, प्रथाओं और परंपराओं से अब ऊब चुके हैं। अंततः वे नई बातों को अपनाते जा रहे हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि भारतीय समाज में परिवर्तन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं और इसमें से किसी भी कारक को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करना अनुचित होगा। वर्तमान समय में यह समस्त कारक भारतीय समाज में प्रयुक्त रूप से सक्रिय है और एक कारक दूसरे कारक का पूरक बना हुआ है। विभिन्न कारकों के ऐसे आदान प्रदान के दौरान ही परिवर्तन की प्रक्रिया को वास्तविक गति प्राप्त होती है, जिससे समाज परिवर्तित होता है। 12th टॉपिक है दोस्तों हमारा सामाजिक परिवर्तन के बाधक तत्व। भारतीय समाज में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो सामाजिक परिवर्तन की गति को अवरुद्ध करते हैं। भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले ऐसे अनेक तत्व हैं, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है। पहला, धार्मिक कट्टरता का प्रभाव। दूसरा है व्यक्तियों की अज्ञानता एवं शिक्षा
तीसरा है परंपराएं और अंधविश्वास, चौथा है आविष्कारों और खोजों का अभाव, पांचवा है हमारा आर्थिक अवनति एवं पिछड़ापन, सिक्स्थ है हमारा सांस्कृतिक प्रतिमान, सातवां हमारा है स्त्रियों की निम्नहीन स्थिति, आठवां है हमारा राजनीतिक स्थिति आदि। 13 पॉइंट हमारा दोस्तों है भारतीय समाज में परिवर्तन और रूपांतरण। आमतौर पर भारतीय समाज को एक परंपरात्मक और अपेक्षाकृत स्थिर समाज माना जाता है, परंतु पिछली 1-2 शताब्दियों के भारत की तुलना अधिक आधुनिक भारत के साथ की जाए तो भारतीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हुए अनगिनत परिवर्तनों को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। भारतीय समाज ने इतनी अल्प अवधि में स्वयं को जिस तीव्रता से बदला है उसका उदाहरण कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता, क्योंकि इतना विशाल समाज विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाता। भारतीय समाज में हुए यह परिवर्तन और रूपांतरण विविध है कि इनकी पूर्ण व्याख्या करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आधुनिक भारत में औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, महिला शिक्षा, सामाजिक आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक आंदोलन आदि के फलतः इस देश में एक और परिवर्तन को पर्याप्त गति मिली है, तो दूसरी ओर बहुमुखी परिवर्तन भी उभर कर प्रकट हो रहे हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन अनेक क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होते हैं। 14 पॉइंट है दोस्तों हमारा सामाजिक जीवन में परिवर्तन। अपनी महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण भारत का सामाजिक गठन सहस्त्रों वर्षों तक स्थिर बने रहने में सफल रहा है। तथापि भारत में अंग्रेजों के आगमन और उनकी शासन व्यवस्था के प्रारंभ होते ही इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने लगे। इसी युग में भारत में हुए औद्योगिकरण एवं नगरीकरण आदि कारणों से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने भारतीय सामाजिक संगठन और व्यवस्था की उपयोगिता को ही अनुपयुक्त कहना प्रारंभ किया। कालांतर में शिक्षा के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों के फलस्वरूप भी इस संगठन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विभिन्न प्रकार के आंतरिक व बाहर के कारकों ने भी भारतीय सामाजिक संगठन के परंपरागत स्वरूप को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारतीय सामाजिक संगठन में हुए वर्तमान परिवर्तन को निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्रों में भली-भांति देखा जा सकता है। पहला, जाति प्रथा में परिवर्तन। भारतीय समाज में पश्चिमी विचारधारा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण आदि के सम्मिलित होने से भारतीय सामाजिक संगठन में विद्यमान जातीयता की संकीर्णता में कमी हुई है। बड़े बड़े महानगरों तथा औद्योगिक केंद्रों में एक साथ काम करने और सामाजिक संपर्क सहवास स्थापित होने से भारत की विभिन्न जातियों के लोगों में पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ी है। इसी प्रकार से जाति प्रथा से संबंधित विभिन्न सरकारी अधिनियमों, कानूनों ने भी जाति प्रथा की कठोरता को कम किया है। नगरीय समाज में होने वाले प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह तथा कोर्ट मैरिज ने भी जाति प्रथा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। आधुनिक युग में जातिगत पैतृक व्यवसायों का परित्याग करने तथा अन्य व्यवसायों को ग्रहण करने के कारण भी जाति प्रथा की कठोरता में कमी आई है। जाति प्रथा में हुए इन विभिन्न परिवर्तनों से परंपरागत भारतीय सामाजिक संगठन में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के महत्व और प्रभुत्व में गिरावट आई है तथा इसके स्थान पर हरिजन और पिछड़ी जातियों के महत्व में वृद्धि हुई। आधुनिक युग के भारतीय सामाजिक संगठन में एक बहुत बड़ी सीमा तक जाति प्रथा में परिवर्तन हुए हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन। भारतीय समाज में प्रारंभ से ही भारतीय सामाजिक संगठन की एक प्रमुख विशेषता संयुक्त परिवार रही है, किंतु आधुनिक युग में विभिन्न कारणों से इनका विघटन होने लगा। औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, भौतिकवादी दृष्टिकोण एवं रोजी रोटी की खोज के कारण एक बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके नगरों में आकर रहने लगे हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वे अपने मूल निवास से काफ़ी दूर बस गए हैं। नगरों में आवास और रोजगार की समस्याओं में अपार वृद्धि हो गई है। इस प्रकार के सम्मिलित रूप के फलस्वरूप भारतीय सामाजिक संगठन में संयुक्त परिवार की प्रथा धीरे धीरे विघटित होने लगी है। पाश्चात्य शिक्षा ने भी वर्तमान समाज में संयुक्त परिवारों की स्थापना के स्थान पर एकाकी परिवारों को अधिक महत्व दिया है। इसलिए भी लोगों में सामूहिकता की भावना के स्थान पर व्यक्तिवादिता और भौतिकता की भावना विकसित हुई है, जिससे संयुक्त परिवार तथा विघटन को प्रोत्साहन प्रदान किया है। थर्ड पॉइंट है हमारा धार्मिक जीवन में परिवर्तन। भारतीय सामाजिक संगठन स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक धर्म प्रधान था। यद्यपि भारत में मुस्लिम और ईसाई धर्मानुयायियों के आने से इस क्षेत्र में थोड़े बहुत परिवर्तन भी हो चुके थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में असंख्य पूजा स्थलों, मंदिरों आदि को ध्वस्त किया तथा शक्ति के बल पर हिंदू समाज की एक बड़ी संख्या को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य भी किया। अंग्रेजों ने भी इस दिशा में छल बल दोनों साधनों का आश्रय लेकर हिंदू जनमानस के एक बड़े भाग को ईसाई बनाने में सफलता प्राप्त की। इससे भी भारत का हिंदू धर्म थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ। कालांतर में इसके विरोध हेतु भारत में आर्य समाज जैसी संस्था का जन्म हुआ और हिंदुओं में इस धर्मांतर के लिए उत्तरदायी कारकों के प्रति घृणा, वैमनस्य और तनाव की प्रवृत्तियों का विकास हुआ। आधुनिक युग में भारतीय सामाजिक
सामाजिक संगठन में हिंदू धर्म में व्यापक कुरीतियों, आडंबरों तथा रूढ़ियों के कारण हरिजन वर्ग इसका विरोध करने लगे। भारत के धार्मिक जीवन में होने वाले आधुनिक परिवर्तनों के लिए बहुत कुछ धार्मिक, सामाजिक समस्याएं और राजनीतिक, सांस्कृतिक संस्थाएं भी उत्तरदायी हैं। विभिन्न धर्मों के समर्थकों के मध्य आए दिन होने वाले संघर्ष और तनाव इस कथन की पुष्टि करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान भारत में धर्म को वह महत्व और स्थान नहीं प्राप्त है जो अतीत में था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन। भारतीय शिक्षा के स्वरूप में मुस्लिम और ईसाई शासकों ने परिवर्तन किए। इनके भारत में आने के उपरांत ही भारत में संस्कृत भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का महत्व घटा और इसके स्थान पर उर्दू, अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया गया। पहले केवल मात्र उन जातियों को यह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था, किंतु आज इस क्षेत्र में भी सभी लोगों को समान अधिकार और सुविधाएं मिल चुकी हैं। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के प्रचलित होने के फलस्वरूप सर्वत्र तार्किकता, व्यक्तिवादिता, भौतिकता, नवीन आचार विचार, आदर्श, प्रतिमान आदि की स्थापना हुई है, जिससे भारतीय सामाजिक संगठन की परंपरागत संरचना ही बदल चुकी है। फिफ्थ है हमारा धर्मनिरपेक्षता की भावना में वृद्धि। आधुनिक भारतीय सामाजिक संगठन में औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिक पाश्चात्यकरण तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार से उत्पन्न नवीन दृष्टिकोण आदि कारणों के परिणाम स्वरूप लोगों में धार्मिक तटस्थता और धर्मनिरपेक्षता की भावना भी विकसित हुई है। वर्तमान युग में पहले की भांति धर्म का अंधानुकरण नहीं करते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण उनके धार्मिक विचारों, आदर्शों तथा मूल्यों में भी अपेक्षित परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी नीतियों ने भी धर्मनिरपेक्ष भावना को विकसित करने में योगदान दिया है। परिणाम स्वरूप आधुनिक भारतीय समाज में धर्म को सामाजिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा भारतीय राजनीति पर औपनिवेशवाद के क्या प्रभाव थे। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था औपनिवेशवाद का, वो हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े थे वो हम पढ़ने जा रहे हैं। मुगल वंश के पतन के बाद भारत में ब्रिटिश शासन आया। अंग्रेजी राज्य की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव के उपरांत ही देश के राजनीतिक जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। यद्यपि 1857 ईस्वी के तथाकथित सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की ही सहायता लेकर दबा अवश्य दिया, परंतु इसकी चिंगारी सुलगती रही। भारत के उस समय के महान और लोकप्रिय नेतागण गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में भारत ने अपना दूसरा स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया। तिलक ने स्वराज मंत्र का ते हुए नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी जागरूकता भारत के राजनीतिक जीवन में वस्तुतः एक अत्यंत अनोखा परिवर्तन था, जिसने संपूर्ण भारतवासियों के हृदय में तार झंझना दिए। यह परिवर्तन तब और भी तीव्र हो उठा जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण किया। सोई हुई जनता जाग उठी स्वतंत्रता की दिशा में एक नए अस्त्र से शासकों से मुकाबला करने के लिए। वह नया शस्त्र था सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधी जी द्वारा सुझाया हुआ सत्याग्रह। केवल भारत के ही राजनीतिक जीवन में नहीं, विश्व के इतिहास में, जैसा कि श्री मननारायण ने लिखा है, यह एक बेमिसाल प्रयोग था जिसने भारतीय राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और फिर अगस्त 1942 में भारत छोड़ो नारे के साथ करो या मरो का मंत्र देश में अवाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, गरीब, अमीर सभी के दिलों में यह बस गया। दूसरी ओर देश में क्रांतिकारी दुर्भाव सबसे पहले बंगाल में हुआ और लोगों को ललकारा गया, अपना जीवन दे दो परंतु उससे पहले एक अंग्रेज की जान ले लो। देवी की पूजा पूर्ण नहीं होगी यदि तुम स्वतंत्रता के मंदिर में बिना शत्रु का रक्त बहाए अपने जीवन की बलि देते हो। यह क्रांतिकारी राष्ट्र पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि में फैल गया तथा शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि वीरों ने अपनी जान की आहुति दी। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस क्रांतिकारी जागृति को एक नई दिशा दिखाई और विदेश में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर लोगों का आह्वान किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक और अहिंसात्मक सत्याग्रह और दूसरी ओर रक्त रंजित क्रांतिकारी आंदोलन के फलस्वरूप अंततः 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने स्वयं ही यूनियन जैक को स्वयं उतारकर उसके स्थान पर भारतीय तिरंगा झंडा फहरा दिया। भारत के राजनीतिक जीवन में यह कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन है, यह वही जानते हैं जो स्वतंत्रता के महत्व को अनुभव करते हैं। वर्तमान समाज में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें इस देश में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस गणराज्य का अपना एक संविधान भी है जिसका लोक कल्याण है। राजनीतिक दृष्टि से सर्वप्रथम इस संविधान के अंतर्गत जनता को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। उनमें सर्वप्रमुख यह है कि प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता तथा कानून के संरक्षण का समान अधिकार होगा और राज्य की ओर से अधर्म,
राज्य की ओर से धर्म, रक्त, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि किसी बात के कारण किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में भारतवासियों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की जाए, यह प्रयत्न आज़ादी के बाद से ही किया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, नागरिकों को समान अधिकार व सुविधाएं प्राप्त हो, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व हो। इस विषय में एक और उल्लेखनीय परिवर्तन ग्रामीण जनता में राजनीतिक जागरूकता का उत्पन्न होना भी है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को क्रियाकलापों के फलस्वरूप अब भारतीय ग्रामीण जनता में भी राजनीतिक चेतना और जागरूकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वे राजनीतिक मामलों में अधिकाधिक रुचिपूर्वक सक्रिय भाग लेते जा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपकी जो भी क्वेरी थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्लियर हो गई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी किसी को भी है उनको भी ये वीडियो से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बस वीडियो को एंड करते हैं हम।